26 जनवरी 2008 का दिन एक तरफ पूरा देश गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहा था तो दूसरी तरफ हरियाणा के फरीदाबाद शहर में कुछ लोग एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में इंडियन आर्मी का एक बड़ा अफसर खड़े होकर बोलता है, इस संविधान का पालन करने से हमें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, हमें अपने देश के लिए इस संविधान से लड़ना होगा। ये हमारा देश नहीं है, ये सरकार हमारी नहीं है, हमें ये देश वापस लेना होगा, अपनी स्वतंत्रता के लिए एक युद्ध लड़ना होगा, हमें विदेश में एक सेंट्रल हिंदू गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। और इस आदमी का नाम था कर्नल श्रीकांत पुरोहित, जो होने को आर्मी में एक बड़ा अफसर था, जिसके संगठन का नाम था अभिनव भारत, जिसकी चाहत ही आर्मी में रहते हुए भारत सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जाने की और अंत में भारत को एक लोकतांत्रिक देश की जगह उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की। कर्नल पुरोहित आर्मी में ऐसा अकेला आदमी नहीं था, उसने अपने जैसे और भी अफसरों से बातें की, अपनी विचारधारा के और भी लोग इकट्ठे किए। विदेश में अपनी निर्वासित सरकार बनाने और उसका दफ्तर खोलने के लिए उसने इजराइल से बातें की। उसने चेकोस्लोवाकिया देश से हथियार खरीदने के लिए नेपाल के राजा से सीक्रेट मीटिंग की, ताकि बम ब्लास्ट करके भारत से मुस्लिमों को भगाया जा सके, अल्पसंख्यकों को भगाया जा सके। इन सीक्रेट मीटिंग्स का राज खुला मालेगांव ब्लास्ट की जांच के दौरान। साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट की जांच के दौरान आईपीएस हेमंत करकरे को अभिनव भारत के आरोपी कार्यकर्ताओं से 3 लैपटॉप मिले। 3 लैपटॉप और उसमें छिपे हैं कई राज। एटीएस की माने तो इन लैपटॉप में बम बनाने से लेकर आतंक के लिए फंडिंग के पूरे सबूत मौजूद हैं। जिनमें से एक लैपटॉप में ऐसी ही मीटिंग्स की करीब 40 ऑडियो और वीडियोस थी, जिनके अंदर थी इनकी बातचीत, जिस बातचीत ने पूरे देश को चौंका दिया। पहला सवाल उठा है कि आखिर क्या था इन वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के अंदर। इजराइल और नेपाल जैसे देशों के साथ मिलकर कौन सी साजिश रची जा रही थी, ये किस प्रकार के हिंदू राष्ट्र की रचना करना चाहते थे और उसे किस तरह से हासिल करना चाहते थे। इजराइल की तरह हिंदुओं का एक अलग देश प्राप्त करने के लिए ये क्या तरीका अपनाना चाहते थे। इन लोगों का आरएसएस, भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से क्या नाता था। साल 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इनका क्या हुआ, इनकी अरेस्ट के बाद ये कहां गए, इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। जांच के आधार पर दक्षिणपंथी संगठन अभिनव भारत के सदस्यों को मालेगांव बम धमाकों में गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए धमाके के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित ने किया है बड़ा खुलासा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और अन्य लोगों तक हेमंत करकरे की जांच नहीं पहुंची। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। इससे पहले कि आगे की कहानी कहूं, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि 5 सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे की कहानी। साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट के बाद इस मामले की जांच कर रहे महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड के हेड हेमंत करकरे को 3 लैपटॉप हाथ लगते हैं। इन्हीं लैपटॉप में से एक लैपटॉप था शंकराचार्य दयानंद पांडे उर्फ सुधाकर धर द्विवेदी का। उन दिनों लैपटॉप और कैमरे का नया चलन था, तो शंकराचार्य सुधाकर द्विवेदी की आदत थी कि वो हर चीज को रिकॉर्ड करते थे। सुधाकर द्विवेदी की यही आदत अभिनव भारत के इन कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ जाती है। शंकराचार्य सुधाकर द्विवेदी भी कर्नल पुरोहित की तरह ही अभिनव भारत का हिस्सा थे और 26 जनवरी 2008 को हुई इस सीक्रेट मीटिंग में भी शामिल थे, जिसमें भारत के संविधान के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की एक साजिश रची जा रही थी। महाराष्ट्र एटीएस ने इन मीटिंग्स की ट्रांसक्रिप्ट करवाई, यानी कि इनको शब्दों में लिखवाया, ट्रांसलेट करवाया और मालेगांव ब्लास्ट मामले की चार्जशीट के साथ कोर्ट में इन्हें पेश किया। आगे की कहानी एटीएस की यानी महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट और इन सीक्रेट मीटिंग्स की ट्रांसक्रिप्ट पर ही आधारित है। 26 जनवरी 2008 के दिन फरीदाबाद में हुई इस सीक्रेट मीटिंग में कर्नल पुरोहित के अलावा कर्नल आदित्य बप्पादित्यधर, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, भाजपा सांसद रहे बीएल प्रसाद, कश्मीर की शारदा पीठ के शंकराचार्य रहे दयानंद पांडे उर्फ सुधाकर धर द्विवेदी और अपोलो अस्पताल के बड़े डॉक्टर आरपी सिंह और सुधाकर चतुर्वेदी जो अभिनव भारत संगठन का एक फुल टाइम वर्कर था, आदि ये लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे। अभिनव भारत के कार्यकर्ता आरएसएस और भाजपा से ही आए हुए थे, कोई बजरंग दल से आया हुआ था, कोई भाजपा से आया हुआ था और वो लोग अपने इस काम से यानी कि भाजपा और आरएसएस के काम से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और अधिक अग्रेसिव होना पड़ेगा, कुछ बम धमाके करने पड़ेंगे। फरीदाबाद की इस मीटिंग में सबसे पहले कर्नल पुरोहित कहते हैं कि हमें विदेश में एक सेंट्रल हिंदू गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, जब चाहूं तब चाहूं जितने हथियार खरीदने चाहूं उतने खरीद सकता हूं। बीते दिनों हमने 2 सक्सेसफुल मिशन किए। मैंने इजराइल से कांटेक्ट किया, हमारे एक कैप्टन वहां गए और लौट कर आए हैं। हमें काफी पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम ग्राउंड पर कुछ करके दिखाएं। इस समय तो हमारी एक वेबसाइट तक भी नहीं बनी है, हमने उन्हें केवल कागजों पर दिखाया है। उन्होंने रिप्लाई दिया है कि हम 6 महीने का इंतजार करें। कर्नल पुरोहित ने आगे कहा कि हमने उनसे 4 चीजों की डिमांड की है। पहला, हथियारों और ट्रेनिंग की लगातार सप्लाई करें। दूसरा, तेल अवीव में हमारे भगवा झंडे के साथ ऑफिस खोलने दें। तीसरा, राजनीतिक शरण है। चौथा, यूएन में हमारे नए हिंदू राष्ट्र देश को सपोर्ट करें। वे हमारी 2 मांगों को मान गए हैं। एक, राजनीतिक शरण कभी भी दे देंगे और हथियार और ट्रेनिंग तब से मिलना शुरू हो जाएगी जब हम ग्राउंड पर कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि वे तेल अवीव में हमारे राष्ट्रीय झंडे को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भारत के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं। हमें अनुमति देने से उनके भारत के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। दूसरा, वे अगले 2 साल तक इंटरनेशनल फोरम पर यानी कि यूएन में हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि हमारा मूवमेंट थोड़ा आगे नहीं बढ़ जाता। इस मीटिंग में कर्नल पुरोहित आगे कहते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेपाल के राजा
किंग ज्ञानेंद्र से भी हमारी 25 जून 2006 को हमारी मीटिंग फिक्स हुई। वैसे टेक्निकली ये मीटिंग 13 फरवरी को फोन पर होना फिक्स हुई थी। हमारे एक कर्नल प्रज्वल हैं जिन्हें खुफिया विभाग में ब्रिगेडियर नियुक्त किया गया है। हमने इस मीटिंग को फिक्स करने में काफी मेहनत की। मैंने कुछ मांगे रखी जिन्हें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हर 6 महीने पर हमारे 20 लोग ऑफिसर की तरह ट्रेनिंग लेंगे और दूसरे लोग सिपाही की तरह ट्रेनिंग लेंगे। इस तरह मेरे पास एक साल में करीब 400 लोग होंगे। मैंने उनसे कहा कि एक स्वतंत्र देश के नाते आपको चेकोस्लोवाकिया देश से AK-47 खरीदनी चाहिए, इसके लिए पैसे हम देंगे। इस बात को भी किंग ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिस संगठन अभिनव भारत की ये मीटिंग हो रही थी, उस अभिनव भारत को साल 2006 और 7 में आर्मी में काम कर रहे कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने ही तैयार किया था। वे जहां जहां पोस्टेड होते थे वहां अपने इस संगठन के लिए अपनी चरमपंथी विचारधारा वाले लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। इसी तरह कर्नल पुरोहित ने रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को भी अपने गुट में मिला लिया जब वे नासिक में पोस्टेड थे। फरीदाबाद मीटिंग में सिर्फ कर्नल पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय ही नहीं थे जो कि आर्मी में काम कर रहे थे, बल्कि एक और बड़ा आर्मी अधिकारी था। इस आदमी को अन्य लोगों से परिचित कराते हुए कर्नल पुरोहित ने कहा, मैं आपको कर्नल आदित्य धर से परिचित कराता हूँ। ये पैरासूट रेजिमेंट में है। फिलहाल ये मेरे ही साथ पंचमढ़ी में यानी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पोस्टेड है। दरअसल कर्नल पुरोहित चाहता था कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट एकजुट हो जाएं और उनके अगेंस्ट हो जाएं। कर्नल पुरोहित इस सीक्रेट मीटिंग में कहता है, जब तक हम उनका एक खतरे की तरह विरोध नहीं करेंगे वे सब एकजुट नहीं होंगे। जिस दिन सभी मुस्लिम एक हो जाएं उस दिन हमारी जीत होगी। जैसे महाराष्ट्रियन मुस्लिम कहते हैं कि कश्मीरी मुस्लिम हमारे नहीं है। प्लान यह है कि इन सब पर हमला किया जाए और दिल्ली में जामा मस्जिद के इमाम बुखारी को अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए खड़ा कर दिया जाए। उन्हें एक साथ यूनाइटेड किया जाए। हम मुस्लिमों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों को एक साथ हमारे अगेंस्ट करने के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कर्नल पुरोहित सभी मुस्लिमों को एक साथ क्यों करना चाहते थे? वे क्यों चाहते थे कि सभी मुस्लिम, पूरे देश के मुस्लिम एक इमाम के अंडर में आ जाएं, उसकी लीडरशिप में आ जाएं? इसका जवाब अभिनव भारत और इन सीक्रेट मीटिंग्स पर लिखा एक EPW का आर्टिकल देता है। EPW मैगजीन के इस आर्टिकल के अनुसार कर्नल पुरोहित का प्लान था कि एक बार सभी मुस्लिम एक ब्लॉक के रूप में इमाम बुखारी के जैसे रिलीजियस लीडर के नेतृत्व में इकट्ठे होते हैं तो अभिनव भारत हिंदुओं को अपने पीछे खड़ा करने की स्थिति में आ सकेगा। सादा शब्दों में कहूं तो हिंदुओं को डर दिखाया जाएगा कि देखो, मुस्लिम एक हैं, एक नेता के नीचे हैं, हिंदू खतरे में हैं, मुस्लिमों के अगेंस्ट हमें भी एकजुट होना चाहिए। और इस तरह बहुसंख्यक हिंदू जो थोड़े कम चरमपंथी संगठन RSS और भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो बजरंग दल से जुड़े हुए हैं या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उन संगठनों को छोड़कर अभिनव भारत जैसे अति चरमपंथी संगठन में अपना नायक देखने लग जाए और अभिनव भारत एक फैंटम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक भूत की तरह छुपे हुए एक संगठन की तरह सामने आ जाए। इसलिए सीक्रेट मीटिंग में बार बार कर्नल पुरोहित अपनी बात रखते हुए न्यूसेंस वैल्यू की बात करता है, मतलब समाज में अराजकता फैलाना, बम ब्लास्ट करना ताकि पूरे देश में अराजकता की स्थिति आ जाए। मुस्लिमों के खिलाफ एक के बाद एक बम ब्लास्ट करना और उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना ताकि देश भर के मुस्लिम किसी एक ऐसे नेता के नीचे आ जाएं जिसे कि धार्मिक नेता कहा जाए, मुस्लिमों का नेता कहा जाए और हिंदुओं के खिलाफ वे हो जाए और हिंदू अभिनव भारत को अपना समर्थन देना शुरू कर दें और इस गृह युद्ध की स्थिति में अभिनव भारत संगठन जो है भारत की सत्ता पर काबिज हो जाए और संविधान बदल डाले। महाराष्ट्र ATS यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 26 जनवरी 2008 को फरीदाबाद में हुई सीक्रेट मीटिंग के अलावा साल 2007 में नासिक में हुई एक मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट को भी कोर्ट में जमा करवाया। जिस वक्त नासिक में ये मीटिंग हुई उस वक्त कर्नल पुरोहित नासिक में ही पोस्टेड थे और यहीं पर उन्होंने अभिनव भारत को आधिकारिक रूप से स्थापित किया था और उसे बढ़ाया था। इस मीटिंग में भी अल्पसंख्यकों पर बम से हमले करने और उनके अंदर डर पैदा करने की प्लानिंग डिस्कस की गई थी और इस मीटिंग में शंकराचार्य दयानंद पांडे, भाजपा से 2 बार सांसद रहे BL शर्मा और मुंबई का रहने वाला अभिनव भारत का ही एक कार्यकर्ता भाई दलवी मौजूद था। इस मीटिंग में भाई दलवी कहता है कि वे केवल त्योहारों पर नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं। भारत में विस्फोट होने चाहिए, लाखों लोगों को मारा जाना चाहिए और हर जगह डर का माहौल बनाना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। इस पर सुधाकर द्विवेदी कहता है कि जब प्रेशर क्रिएट होगा तो धर्मांतरण खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। एक बार ये प्रक्रिया शुरू हो जाए तो फिर पूरे देश को कन्वर्ट होने में देर नहीं लगेगी। इस पर BL शर्मा जो कि भाजपा के सांसद रहे हैं 2 बार, BL शर्मा ये कहते हैं कि ये हमारे पूर्वजों की तरह साहसी नहीं है जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। जो कन्वर्ट हुए हैं वो कायर थे, वे डर की वजह से कन्वर्ट हुए और अब डर की वजह से ही वो वापस आएंगे। कर्नल पुरोहित RSS से भी खुश नहीं था। वो RSS को अभिनव भारत से रिप्लेस करना चाहता था, लेकिन उसे RSS के ही दूसरे संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अपने विचारधारा के थोड़े करीब लगते थे, थोड़े अपने जैसे लगते थे। कर्नल पुरोहित इस प्लान में भी था कि पहले वे देश में अराजकता फैला देंगे और इसके बाद इससे आकर्षित होकर विश्व हिंदू परिषद के बहुत से कार्यकर्ता उनके पास आ जाएंगे। यहाँ बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात इस नए हिंदू राष्ट्र के नए संविधान की है। फरीदाबाद मीटिंग में कर्नल पुरोहित इस संविधान के एक हिस्से को भी पढ़ता है, यानी अभिनव भारत द्वारा बनाए गए संविधान को। अभिनव भारत का नया संविधान नेताओं के बीच आपस में विचारों को आदान प्रदान करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन नेताओं द्वारा एक बार डिसीजन लिए जाने के बाद वो सबको मानना पड़ेगा, यानी उसमें जनता के विरोध की कोई जगह नहीं बचती है। यानी अभिनव भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जनता के विरोध के लिए कोई जगह नहीं है। जनता में से कोई भी
अथॉरिटी से सवाल नहीं कर सकता। अपने भारत का ये नया संविधान कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि सांस्कृतिक विविधता को भी खत्म करके सिर्फ एक ही संस्कृति की बात करता है। मतलब अभिनव भारत के संविधान में यानी हिंदू राष्ट्र में अलग अलग धर्मों के लिए कोई जगह नहीं है, अलग विचारधारा के लिए भी कोई जगह नहीं है। इस संविधान के अनुसार सिर्फ एक धर्म होगा, वो होगा सनातन धर्म। अपने भारत का संविधान सिर्फ राष्ट्रपति शासन और सिर्फ एक पार्टी का प्रावधान करता है, यानी देश में सिर्फ एक पार्टी होगी और पूरी दुनिया के सभी हिंदू इस पार्टी के सदस्य होंगे। इस ड्राफ्टेड संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान ये था कि जो भी इस नए हिंदू राष्ट्र के बीच में आएगा या इसके लिए नुकसानदेह होगा उसकी हत्या कर दी जाएगी और उसे मार दिया जाएगा। ये बात कर्नल पुरोहित इस मीटिंग में कहते हैं जब वो संविधान पढ़ रहे थे। कर्नल पुरोहित ने अपने भारत के इस संविधान को पढ़ते हुए तिरंगे की जगह नए राष्ट्रीय ध्वज का भी जिक्र किया कि वो कैसा होगा, कितनी चौड़ाई होगी, कितनी लंबाई होगी, किस रंग का होगा, उस पर क्या क्या छपा हुआ होगा, कैसे उसकी चार मिसालें चार वेदों को प्रतिबिंबित करेंगी। तो देश की आर्मी का इतना बड़ा अफसर होते हुए भी कर्नल पुरोहित और उसके साथी देश के तिरंगे को हटाकर अपनी विचारधारा का झंडा लागू करना चाहते थे। ये कैसी समझ थी? अब आप कह रहे होंगे कि ऐसी सीक्रेट मीटिंग तो होती रहती है, ऐसी बातचीत तो लोग करते रहते हैं, धरातल पर कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है। अपने भारत के कार्यकर्ताओं का 3 बम ब्लास्ट में भी हाथ था। एक मालेगांव ब्लास्ट का तो था ही जिसमें इनकी अरेस्ट हुई। 2 की बात कर्नल पुरोहित और मेजर उपाध्याय खुद खोलते हैं। फरीदाबाद मीटिंग मालेगांव ब्लास्ट से पहले की थी। इस मीटिंग में कर्नल पुरोहित कहता है कि आज मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताया है। हमने इससे पहले 2 ऑपरेशन सक्सेसफुल किए हैं। फरीदाबाद मीटिंग से एक दिन पहले रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय ने भी इन 2 ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन के बारे में स्वामी अमृतानंद को अपनी प्राइवेट कॉन्वर्जेशन में बताया था। मेजर रमेश उपाध्याय ने अमृतानंद को यानी कि स्वामी अमृतानंद तीर्थ को बताया कि अभिनव भारत के कुछ कार्यकर्ता मुस्लिमों और ईसाइयों में डर फैलाने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। इन कार्रवाइयों को जीवित रखना चाहिए, जैसे हैदराबाद मस्जिद में हुआ ब्लास्ट। इसमें कोई ISI वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी, ये हमारे ही लोग थे। इसके अलावा दूसरे ऑपरेशन के बारे में EPW मैगजीन की रिपोर्ट कहती है कि अन्य हमले शायद नांदेड़ ब्लास्ट या परभड़ी अथवा जालना ब्लास्ट हो सकते हैं, क्योंकि इन बम ब्लास्ट में अभिनव भारत के ही कार्यकर्ता राकेश धावड़े भी शामिल पाया गया था। राकेश धावड़े मालेगांव ब्लास्ट के लिए हुई सीक्रेट मीटिंग्स में भी शामिल होता था, जिनका विस्तृत ब्यौरा मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में दिया है। इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसमें आप जान पाएंगे कि किस तरह मालेगांव बम ब्लास्ट के लिए अभिनव भारत के कार्यकर्ताओं ने सीक्रेट मीटिंग्स की। लेकिन सवाल यह है कि क्या अभिनव भारत और उसके कुछ कार्यकर्ता एक अलग थलग पड़े हुए ग्रुप की तरह थे, जो एक अनरियलिस्टिक प्लान लेकर चल रहे थे कि भला कुछ लोग इतनी बड़ी सरकार को उखाड़ने और तख्तापलट करने का हास्यास्पद प्लान सोच भी कैसे रहे थे? लेकिन ये सच नहीं है। ये कोई अलग थलग पड़े हुए ग्रुप नहीं थे या कुछ कम लोग नहीं थे। अभिनव भारत के कार्यकर्ता भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे मेन स्ट्रीम संगठनों से ही आए हुए थे। दूसरी बात, समय समय पर RSS और भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खुलकर अपने भारत का बचाव किया है। जब ये सभी आरोपी जमानत पर आगे चलकर बाहर आते हैं तो जेलों से बाहर आने पर RSS और भाजपा समर्थक मीडिया ने भी इनको एक हीरो की तरह पेश किया, इनको अपराधियों की तरह पेश नहीं किया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर आगे चलकर इन लोगों के साथ क्या हुआ? ये पकड़े गए या ये कितने दिन जेल में रहे? इन्हें फांसी की सजा हुई या नहीं? क्या ये जेल गए? क्या इनको इनके किए की सजा मिली जो इस खूबसूरत से हिंदुस्तान को तहस नहस करना चाहते थे? इस सवाल के जवाब की कहानी भी बड़ी ही रोचक है, बड़ी ही दिलचस्प है। साल 2008 के अंतिम महीनों में मालेगांव ब्लास्ट की साजिश रचने के जुर्म में ये सारे आरोपी जेल में भेज दिए जाते हैं और इन्हें भेजने वाले आदमी का नाम था हेमंत करकरे। ये सारे आरोपी 2014 तक जेल में रहते हैं। इस बीच हुए 26/11 मुंबई अटैक के बाद केंद्र सरकार ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच के लिए NIA का गठन कर दिया। NIA के गठन के बाद साल 2011 में मालेगांव की जांच भी महाराष्ट्र ATS से लेकर NIA को दे दी जाती है। लेकिन साल 2014 में सरकार बदल जाने के बाद मामला बदल जाता है। धीरे धीरे इन आरोपियों के खिलाफ केस कमजोर कर दिया जाता है, गवाह पलट जाते हैं, सबूत मिटा दिए जाते हैं। मालेगांव केस में NIA की तरफ से कोर्ट में पेश होने वाली सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि सरकार बदलने के बाद NIA के एक अधिकारी ने मुझे आकर कहा कि उनके लिए एक मैसेज है कि इस केस में अब सॉफ्ट चलना है। रोहिणी सालियान ने आगे कहा कि अगली सुनवाई से एक दिन पहले NIA का वो अधिकारी दोबारा मेरे पास आता है और उसने मुझसे कहा कि ऊपर से निर्देश है कि इस बार कोर्ट में आपकी जगह कोई और अपीयर होगा। इस तरह अंततः रोहिणी सालियान को इस केस में NIA की तरफ से सरकारी वकील वाली जिम्मेदारी से हटा दिया जाता है। ये लगभग स्पष्ट संदेश था कि नई सरकार इस केस में सरकारी वकीलों और NIA से क्या चाहती है। धीरे धीरे गवाह पलटते चले जाते हैं, केस कमजोर होता चला जाता है। कोर्ट उन्हीं सबूतों के आधार पर कोई डिसीजन सुनाती है जो जांच एजेंसी सबूत के तौर पर उसके सामने पेश करती है। अगर जांच एजेंसी ही सबूतों के साथ खेल करे तो कोर्ट क्या कर सकती है? जैसे सबूत कोर्ट को दिखाए जाएंगे, कोर्ट लगभग वैसा ही डिसीजन देगा। यही हुआ। साल 2017 के अप्रैल महीने में गवाहों के बयान बदलने के कारण बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दे दी। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार कोर्ट ने जमानत देने का आधार ये माना कि जिन 2 गवाहों स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ और राकेश धावड़े की गवाही के आधार पर साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया था, उन दोनों ही गवाहों ने अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि साध्वी एक महिला है
और जेल में 8 साल हो चुके हैं और ब्रेस्ट कैंसर यानी कि सीने के कैंसर से वो जूझ रही हैं। वो बिना सपोर्ट के चल नहीं सकती। इस तरह साध्वी प्रज्ञा जमानत पर जेल से बाहर आ गए। 3 महीने के बाद ही साध्वी के बाद कर्नल पुरोहित को भी साल 2017 के अगस्त महीने में जमानत मिल जाती है। कर्नल पुरोहित ने कोर्ट में दावा किया कि वो तो सेना की खुफिया एजेंसी में था और अभिनव भारत की कार्रवाइयों पर नजर रखने के लिए अभिनव भारत की सीक्रेट मीटिंग्स अटेंड करता था ताकि वहां से खुफिया इनपुट निकाल सके और सेना में दे सके। हालांकि कोर्ट ने कर्नल पुरोहित के इस लॉजिक को सही नहीं माना। कर्नल पुरोहित ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि वो 9 साल जेल में रह चुका है और अगर उसे बम सप्लाई करने के आरोप में अगर वो दोषी पाया भी जाता और उसे सजा भी मिलती तो भी अधिकतम 7 साल की सजा उसे मिलती, इसलिए मुझे जमानत मिलनी चाहिए। अंततः कर्नल पुरोहित को जमानत पर रिहाई मिल जाती है। कर्नल पुरोहित के बाद बाकी आरोपियों को भी एक एक करके इस आधार पर जमानत मिल जाती है कि मुख्य मास्टरमाइंड यानी कर्नल पुरोहित को जमानत मिल चुकी है तो उन्हें भी मिलनी चाहिए। भारतीय संविधान के खिलाफ युद्ध छेड़ने और तिरंगा जैसे राष्ट्रीय ध्वज को बदलने डालने की एक प्लानिंग रचने वाले, मालेगांव ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आज जमानत पर बाहर हैं। उनमें से एक वर्तमान सरकार वाली पार्टी से सांसद है, यानी वो जनता की जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन एक बात हमें सीखने के लिए है कि किस तरह बम ब्लास्ट का माहौल बनाकर और हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर कुछ लोग इस देश की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। कमोबेश यही स्थिति आज भी है। आज भी हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाता है, लेकिन अपने पड़ोसी दोस्त मुस्लिम या पड़ोसी दोस्त हिंदू से नफरत करने की जगह एक बार ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें आपस में लड़ा कौन रहा है, कौन है जो आपको भड़काकर अपने पक्ष में करना चाहता है। ये दोनों ही पक्ष के लोगों को आपस में सोचना चाहिए। इन लाइनों से अधिक मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। ये कहानी फिलहाल यही समाप्त होती है और इससे पहले मैंने साध्वी प्रज्ञा और मालेगांव ब्लास्ट पर पहला एपिसोड बनाया। दूसरा एपिसोड मैंने मुंबई हमले के दौरान हुई करकरे यानी हेमंत करकरे जो इस मामले की जांच कर रहे थे उनकी हत्या के ऊपर बनाया था। उसे जुड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर वो एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है यानी आखिरी एपिसोड है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को अपने 5 दोस्तों से जरूर शेयर करिए। हमारा सिर्फ यही मेहनताना है जो आप हमें दे सकते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंचे, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। फिर आऊँगा कोई नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।